हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीके एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबका। आज का ये वाला वीडियो उन सब बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो कि सैनिक स्कूल में प्रवेश पाना चाहते हैं और इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए। हर बार आपका एग्जाम जनवरी के महीने में होता है और ये वाला जो कोर्स, अभी कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए यूजफुल होगा जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रेडियन वॉरियर्स नाम का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके बारे में मैं बताता हूं। तो उससे रिलेटेड है ये वीडियो बाकी सब बच्चों के लिए भी यूजफुल है जिनको इन कोर्स के बारे में नहीं भी पता है, बट उनके वो पता लग जाएगा। तो वो कोर्स क्या है, एक्चुअली हमने एक इनिशिएटिव लिया है रेडियन की टीम ने। तो एक रेडियन वॉरियर्स नाम का क्रैश कोर्स है हमारी ऐप रेडियन गुरुकुल के ऊपर। क्रैश कोर्स का मतलब हुआ कि कम समय में आपको पूरा सिलेबस कवरेज आपको दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस कोर्स में क्या क्या चीजें हम लोग आपको दे रहे हैं, और उस कोर्स का प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। तो जितनी भी डिटेल्स उस कोर्स से रिलेटेड है ना, वो आपको एक वीडियो के फॉर्म में दी गई हैं और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। अब आज हम कुछ टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं जो सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं जीके के अंदर। जैसे कि हमने अभी तक 3 टॉपिक्स कवर करे हैं अपने क्रैश कोर्स में, जिसमें है डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया और आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, उनके जो असाइनमेंट्स आपको ऐप के ऊपर दिए गए थे, तो उन असाइनमेंट्स का डिस्कशन जो है वो मैं आज आपको करवाने वाला हूं। तो जो बच्चे कोर्स में एनरोल्ड है वो तो इसको देख ही रहे हैं, और जो बच्चे नए हैं वो इसको देख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे अगर आपको कुछ सीख मिलती है, समझ में आता है, तो आप उस कोर्स में जाके एनरोल हो सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस हैं उस कोर्स के प्राइस भी मैं आपको बता दूं कि पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जा रहा है मात्र 4,999 रुपए में। ठीक है, ये प्राइसिंग आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट कोर्स है ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो फटाफट से आज हम अपने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने ऐप के ऊपर जरूर ये क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और देखना, अपने आप को चेक करना आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हो। हर क्वेश्चन को डिटेल में कवर करेंगे, समझते हुए चलेंगे, एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा आपका। इन विच कंट्री डिड मैडम कामा, यहाँ पे भिकाजी कामा की बात हो रही है, होइस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग इन 1907। तो जैसा कि हमने लेक्चर में पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, यानी कि जो हमारा तिरंगा है, वो कई सारे फेजेस से गुजरा है। जो हमारा फ्लैग है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जुलाई 1947 को पास हुआ था और आज वो हमारे देश का तिरंगा है। बट जो फर्स्ट इसका वर्जन था, तो इसके कई सारे वर्जन्स बने हैं। तो पहली बार तिरंगा उस वक्त नहीं था, उस वक्त उसका डिजाइन कुछ और था, और हमारे देश का झंडा किसी फॉरेन लैंड पे कब फहराया गया था, कहां फहराया गया था और किसने फहराया था। तो इससे रिलेटेड ये सवाल है। ये तीनों सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, जो ये बात है 1907 की, कब की? 1907 की। और 1907 में जर्मनी के अंदर स्टटग्राट नाम की जगह थी। क्या नाम था जगह का? स्टटग्राट इन जर्मनी। यहां पे फॉरेन लैंड है, इंडिया नहीं है, तो यहां पे पहली बार हमारे देश का झंडा फहराया गया था। और ये किसने फहराया था? इनका नाम था मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, तो ये नेम आपको याद रखना है, मैडम भिकाजी कामा। क्लियर? तो हमें ये 3 फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज जर्मनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे देश का तिरंगा है, हमारा नेशनल फ्लैग है। इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो बता देता हूं, जो एग्जाम में डायरेक्टली आपके पेपर में पूछा जाता है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र? अच्छा, इस वीडियो में आपको कई सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो सैनिक स्कूल और आरएमएस में कई बार पूछे गए। ठीक है, तो हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? अब देखिए, जो झंडा है ना, इसके बीच में चक्र आपको दिख रहा है, इस चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है। सवाल ये पूछा गया है कि इस अशोक चक्र में ये जो डंडियां आप देख रहे हैं, इनको तीलियां बोलते हैं। ठीक है, स्पोक्स बोलते हैं। तो ये कितनी है? तो एक काम करते हैं, झंडे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे देश के झंडे में कुल 3 कलर्स हैं। सबसे ऊपर है ऑरेंज कलर, ऑरेंज जिसको हम सैफरन बोलते हैं। और सैफरन कलर किस चीज का प्रतीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रतीक है करेज और सैक्रिफाइस का, यानी बहादुरी और बलिदान का। करेज एंड
सैक्रिफाइस। ये डायरेक्टली पेपर में सवाल आएगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कलर नंबर 2, दैट इज व्हाइट। तो व्हाइट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, प्योरिटी, ट्रूथ एंड पीस, प्योरिटी, ट्रूथ एंड पीस। तो हमें दो कलर्स का मतलब समझ में आ गया है। तीसरे की बात कर लेते हैं भाई। तो तीसरा है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की अगर हम बात करें तो ये संपन्नता को दर्शाता है। संपन्नता को हम क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। क्या कहते हैं दोस्त? प्रॉस्पेरिटी। तो हमें कलर्स का जो सिंबलाइज करता है, जो ये अर्थ बताता है, वो हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन तीन रंगों के अलावा आपको झंडे के बीचों बीच अशोक चक्र दिख रहा है। तो ये अशोक चक्र की बात करूं मैं तो इसे लिया कहां से गया है? अशोक चक्र को लिया गया है, किंग अशोक थे। किंग अशोक की एक सारनाथ में लायन कैपिटल थी। सारनाथ इज अ प्लेस लोकेटेड नियर वाराणसी। इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। वहां पे आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, आपको वहां पे नेशनल एम्बलम, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह दिखेगा। वो भी वहीं से लिया गया है और वहीं से लिया गया है ये अशोक चक्र। ठीक है। और ये जो अशोक चक्र है, इसका कलर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भाई नेवी ब्लू कलर का है हमारे झंडे के ऊपर। किस कलर का है दोस्त? नेवी ब्लू। और इसके अंदर टोटल 24 स्पोक्स हैं, यानी 24 तीलियां हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो डंडियां हैं, ये 24 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। और अब आप देख सकते हैं कि हमने एक ही क्वेश्चन के थ्रू झंडे के बारे में, हमारे देश के नेशनल फ्लैग के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन कवर कर ली। ये हमारा पहला लेक्चर था कोर्स में, जिसमें हमने आइकन्स एंड सिंबल्स को कवर किया था। इस तरीके से असाइनमेंट के जितने भी डिस्कशन होंगे वो आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो यूट्यूब पे ही देख के इन वीडियोस को पूरा अपना कोर्स भी रिवाइज कर सकते हैं। तो दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट इफ यू वांट सिलेक्शन इन योर एग्जाम, आप अच्छे नंबरों से इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्रैश कोर्स जरूर आप लें। बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में मैंने आपको बताया और सब कुछ इसमें आपको करवाया जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक तरीके से या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको पढ़ने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा शेड्यूल उसके अंदर है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, पीडीएफ दिया जा रहा है, असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, और इस बचे कुछ टाइम को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसका बेहतरीन एक ये कोर्स बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। ये हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इसको हमने मैच करना है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे है भाई नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वो है वंदे मातरम। तो 1 का हो जाएगा 2। अब वंदे मातरम की अगर मैं बात करूं, वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम मलय अजर शीतलाम, आपने अपने स्कूल प्रेयर्स में भी आप इसको गाते होंगे। तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया को लिखा किन्होंने है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये नाम आपको याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेक्चर में हमने थोड़ा और इसे डिटेल में समझा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये वाला जो सॉन्ग है ये पोएम थी और इन्होंने अपनी किताब आनंद मठ में इसको लिखा था। जिस बुक का पब्लिकेशन जो पब्लिश हुई थी ये किताब, तो ये 1882 में हुई थी। और इस सॉन्ग को पहली बार किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 1896 के कांग्रेस सेशन में गाया गया था। ठीक है। हालांकि अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। तो 1 का हो जाएगा 2। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड इज नेशनल एंथम। नेशनल एंथम की बात करें तो नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय हिंद। तो जन गण मन जिसका रन टाइम है, देखिए ये है नेशनल एंथम इंडिया, दैट इज जन गण मन। इसका रन टाइम जो है दैट इज 52 सेकेंड्स। जनगण मन को लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्र नाथ टैगोर। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। इसे भी एक जगह पे गाया गया था पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, जिसके अंदर चार शेर हैं।
ठीक है, हमने लेक्चर में कवर किया था इन 4 शेरों का क्या मतलब है, और ये 4 में से 3 शेर हैं जो आपको दिखते हैं, आगे उसकी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। अभी नेशनल एम्बलम की बात करें तो नेशनल एम्बलम जो है ये लिया गया है सारनाथ लायन कैपिटल से, सारनाथ लायन कैपिटल दैट इज 3 का 4 हो जाएगा, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। अशोक ने लायन कैपिटल जो है बनाई थी। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है शाखा संवत। हमारे देश में कई सारी ऑफिशियल चीजों के लिए एक और कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, जैसे कि हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं जिसमें ईयर 2025 चल रहा है, अगला साल 2026 होगा, तो उसको हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। पर उसके अलावा साइमल्टेनियसली फॉर गवर्नमेंट वर्क्स उसके अंदर हम कई बार नेशनल कैलेंडर का यूज करते हैं। नेशनल कैलेंडर की शुरुआत 78 एडी से हुई थी, यानी कि जब हमारा 78th ईयर चल रहा था, 78 एडी था, तो उसमें साल 1 शुरू हुआ था, ठीक है। अगर हमें नेशनल कैलेंडर में आज का ईयर निकालना है तो उसमें से 78 माइनस करना होगा। हालांकि इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट नेशनल कैलेंडर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसमें भी 12 महीने होते हैं, और नेशनल कैलेंडर का पहला महीना आपको याद रखना है जो हिंदू कैलेंडर है, जिसे हम चैत्र कहते हैं। किंग कनिष्क हुआ करते थे उस टाइम जब इस कैलेंडर को लाया गया था। तो ये है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया एंड दैट इज रिलेटेड टू शाखा संवत, इसे शाखा संवत भी कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन के 4 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, हमने एक एक चीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट संग इन विच ईयर? हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इस नेशनल एंथम को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाया गया था साल 1911 का जो कांग्रेस सेशन था वो कलकत्ता में हुआ। हमारे देश को आजाद कराने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, जिसका गठन 1885 में हुआ था। अब कांग्रेस की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी वो साल में एक बार हुआ करती थी और अलग अलग जगह पे हुआ करती थी। तो 1911 में ये जो मीटिंग हुई थी ये कलकत्ता में हुई थी, और इसी मीटिंग के दौरान इसी ग्रुप के अंदर, इसी मीटिंग के अंदर कलकत्ता में 1911 में जो देश का नेशनल एंथम है वो पहली बार गाया गया था। हालांकि नेशनल एंथम को एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया हमने बाद में अडॉप्ट किया जब हमारा देश आजाद हो गया। तो आंसर विल बी 1911। क्लियर, और इसका रन टाइम क्या मैंने आपको बताया था, इट इज 52 सेकेंड्स। काफी सारे क्वेश्चन है आज, तो काफी बच्चों का बहुत अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज, अभी मैंने आपको बताया 52 सेकेंड्स इज द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम, यानी नेशनल एंथम को पूरा गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? तो अभी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन है कि हमारे देश का जो नेशनल सॉन्ग है जो कि है वंदे मातरम, उसे किसने लिखा था? तो इन्हें लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब थी जिसका नाम था आनंद मठ। क्या नाम था दोस्त? आनंद मठ। और आनंद मठ के अंदर एक पोयम थी। इस बुक को पब्लिश किया गया साल 1882 में, सन्यासी रिबिलियन से रिलेटेड ये थी। इसके अंदर एक पोयम थी जिसको हम वंदे मातरम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइगर वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता होगा, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। टाइगर को नेशनल एनिमल किस साल बनाया गया था? तो 1973 में टाइगर की पॉपुलेशन काफी स्पीड से डिक्लाइन हो रही थी। 1973 से पहले ही, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया ताकि जो टाइगर्स हैं हमारे देश में उसका संरक्षण किया जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज इंडिया एक लौता ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो इंडिया के अंदर है। हर 4 साल में इसका सेंसस करवाया जाता है। तो 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, और इसी साल टाइगर को, यहां से प्रोजेक्ट टाइगर से आप याद रख सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसी के अंतर्गत अभी तक कितने सारे टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे देश में? तो 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे मतलब आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड अच्छी खासी गाइडेंस चाहिए तो। क्लियर? तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973 एंड इट वाज द ईयर व्हेन नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड
एज टाइगर। अगर थोड़ा सा इन डेप्थ और जाएगा एग्जामिनर तो पूछ सकता है टाइगर तो ठीक है, 1973 से पहले क्या हमारे देश का कोई नेशनल एनिमल नहीं था? तो हमारे देश का टाइगर से पहले नेशनल एनिमल था, वो था लायन। क्या था? लायन। आगे बढ़ते हैं। The dash has been taken from the Ashok pillar of Sarnath. This has been taken from the Ashokan pillar of सारनाथ। देखिए सारनाथ के अंदर जो अशोक का पिलर है वहां से क्या लिया गया है? वहां से ये लिया गया है, ये है हमारे देश का नेशनल एम्बलम। तो आंसर हो जाएगा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बड़े बड़े मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको सब जगह ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 4 शेर हैं, दिखाई 3 देते हैं। इन चारों का अपना अपना मतलब है, प्राइड, पावर, करेज और सैक्रिफाइस, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये 4 शेर हैं, उनका 4 अर्थ है। आपको क्या याद रखना है? लिया कहां से गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है। और क्या याद रखना है आपको इसके बारे में? इन शेरों के नीचे ना यहां पे एक टेक्स्ट लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में, जिसको कहते हैं सत्यमेव जयते। ये सवाल आया है आपके एग्जाम में, सत्यमेव जयते। ये हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है, जिसका अर्थ होता है ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ, सच की हमेशा जीत होती है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये हमने कहां से लिया है? तो हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जिसे हम उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद भी कई सारे होते हैं, उसमें से एक है मुंडक उपनिषद, जिसमें से ये लिया गया है। किसमें से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। बस आपको ये नाम याद रखना है। कोई पूछ ले कि देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ सत्यमेव जयते हैं हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे, वो कहां से लिया गया है? तो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज शाखा संवत, ठीक है, शाखा एरा में शुरू हुआ था। कब? 78 एडी के अंदर। इसमें कुल 12 महीने होते हैं, जिसमें पहला महीना होता है चैत्र का। जब ये नेशनल कैलेंडर बना था उस वक्त हमारे देश में जो एक प्रोमिनेंट राजा थे जिसका जो लेके आए थे कैलेंडर को, उसका नाम था कनिष्क, ठीक है। ये एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है, अभी 2025 चल रहा है तो 78 एडी लगा लो, 2000 साल पुरानी बात हो गई है, ठीक है। तो ये नेशनल कैलेंडर हमारे देश में आगे जाकर के इसको अडॉप्ट किया गया था। नेशनल कैलेंडर का पहला महीना याद रखना है, दैट इज चैत्र। जो हिंदू कैलेंडर है हमारा, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। डैश इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, हमने एक पढ़ा है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय पशु, एक होता है राष्ट्रीय धरोहर पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो जब वर्ड आ जाए हेरिटेज एनिमल, इसे 2010 में घोषित किया गया था। ये आपके सामने है एलिफेंट। क्या नाम है? इंडियन एलिफेंट। जो हाथी है हमारे देश का नेशनल हेरिटेज एनिमल है। अगर पूछे नेशनल एनिमल कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा टाइगर। नेशनल बर्ड कौन सी है? तो पिकॉक। नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल और एलिफेंट से रिलेटेड एक दिन याद रखना, 12 अगस्त। एग्जाम में पूछा जा सकता है, 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है, एलिफेंट डे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो क्वेश्चंस हो गए थे हमारे आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया के। अब हम चलते हैं इंडिया के रिलीजन्स के ऊपर। जो भी मेजर रिलीजन्स हैं इंडिया में, जैसे हिंदुइज्म जो है, हिंदू जो है इंडिया के अंदर वो मेजॉरिटी में है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है मुस्लिम्स जो कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है इंडिया में। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करवा चुका हूँ। सिख हैं, जैन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी फॉलो होता है यहाँ पे, पारसीज हैं, बुद्धिज्म है। तो इतने सारे रिलीजन्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। द डैश इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। इनमें से किसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है? फर्स्ट का मतलब हो गया पहला। सबसे पुराना अगर आप ट्रेस करेंगे हिंदू रिलीजन में टेक्स्ट तो हमें मिलेंगे वेद। जो आर्यंस जो थे हमारे देश में आए, ये बात है 1500 बीसी की, तब हमारे देश में आर्यंस का इन्वेजन हुआ। आर्यंस जो एक सिविलाइजेशन है जो इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में, ठीक है। तो जो अर्ली आर्यंस थे उन्होंने जो है वेद लिखे थे, जिसमें से सबसे पुराने जो वेद हैं वो है ऋग्वेद। तो जो 4 तरह के वेद होते हैं जो आपको नाम याद रखने हैं, ऋग्वेदा, ये नाम ही याद रख लेना, 4 वेद है। सामवेदा जो कि म्यूजिक से रिलेटेड होता है।
उसके बाद में सैक्रिफाइजल प्रेयर्स वगैरह और जितने भी यज्ञ वज्ञ होते हैं, आप आज भी जितनी पूजा सुनेंगे, कोई पंडित जी अगर कोई यज्ञ करवा रहे हैं, कोई हवन हो रहा है, तो उसके अंदर जितनी भी प्रेयर्स होती हैं वो इन्हीं वेदों से ली जाती है। सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, और एक आपको याद रखना है अथर्ववेद, अथर्ववेद। क्लियर? जो ऋग्वेदा है ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, इसलिए इसे फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ऋग्वेदा। गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एट विच प्लेस। अब बुद्धिज्म की बात हो रही है। गौतम बुद्ध के बारे में जब हमने लेक्चर लिया था हमारे क्रैश कोर्स में, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि गौतम बुद्ध जो थे, एक बहुत ही बड़ी फैमिली में इनका जन्म हुआ, एक राजा के घर ये पैदा हुए। कहाँ पे हुए? तो लुम्बिनी, नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी के अंदर। और यही वो टाइम था जब दूसरा जैनिज्म जो है, जैनिज्म के अंदर वर्धमान महावीर जी का भी जन्म इसी दौरान हुआ था। तो ये दो जो है दार्शनिक हमारे, एक तरीके से भगवान, एक तरीके से मसीहा, हमारे देश में इनका जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी जो है आज नेपाल में है, ठीक है। तो यहां पे इनका जन्म हुआ था, तो मैं लिख देता हूं बॉर्न इन 563 ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। एक साख्या क्लैन होता था, उसके राजा होते थे शुद्धोधन, जिनके बेटे हुए सिद्धार्थ। इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, तो आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है, पहले क्या था? सिद्धार्थ। जब इन्हें एनलाइटनमेंट मिली उसके बाद जाकर के जो है इनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। गौतम बुद्ध एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए, और उसके बाद में इनकी बाद में शादी भी हुई, एक बेटा भी हुआ राहुल नाम का। उसके बाद में जब ये 29 वर्ष के हुए तो इन्होंने सच्चाई की तलाश में ये जंगलों में निकल गए तपस्या करने के लिए। 6 साल की कड़ी मेहनत, तपस्या और मेडिटेशन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान प्राप्ति। और ये एनलाइटनमेंट इनको कहां पे हुई? तो बिहार के अंदर एक जगह है बोध गया। कौन सी जगह है? बोध गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने अपना ज्ञान लोगों तक फैलाया, और उसके अंदर जो इनका पहला लेक्चर था वो था सारनाथ के अंदर। तो सारनाथ इसलिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, जहां पे आगे जाके अशोक ने जो है अपना लाइन कैपिटल बनाया था। क्लियर? तो सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया था, जिसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, बोध गया में एनलाइटनमेंट हुई, और खुशीनगर जो कि यूपी के अंदर है, यहां पे इनकी मृत्यु हुई थी जब ये 80 ईयर्स के थे, 80 ईयर्स के थे ये, ठीक है। और ये साल था 563, तो ये हो जाएगा 483 BC में, ठीक है। तब इनको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जब इन्होंने इस दुनिया से विदाई ली, तो उसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। और जब इनको एनलाइटनमेंट हुई तो दैट वाज इन बोध गया एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड। मैच द फॉलोइंग। अब आपके सामने हर 4 तरह के रिलीजन्स लिखे हुए हैं और इनकी होली बुक पूछी गई है। जैसे हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में सबसे होलीएस्ट बुक जिसे हम कहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो है भगवद गीता, जो कि महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे अर्जुन को जब कृष्ण के ज्ञान दिया था तो भगवद गीता का ज्ञान दिया था। और भगवद गीता महाभारत के टोटल 18 चैप्टर्स हैं, उनको परवाण बोलते हैं, और उसमें से भीष्म परवाण के अंदर भगवद गीता का जो है जिक्र मिलता है। तो भगवद गीता इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म, तो इसका टेक्स्ट जो है सबसे रिलीजियस बुक है हिंदुइज्म की। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सेक्रेड बुक है सिखिज्म की, जो सिख रिलीजन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेक्रेड बुक। आपको गुरुद्वारों में ये चीज़ देखने को मिलेगी, उसकी पूजा करी जाती है, उसकी अरदास होती है, तो वो होती है गुरु ग्रंथ साहिब। और बाइबल जो है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेक्रेड बुक है। और एक और रिलीजन होता है जो पर्शिया से आया था, और इस रिलीजन को फॉलो करने वालों को हम कहते हैं पारसीज। क्या कहते हैं? पारसीज। बहुत ही कम लोग रहते हैं पारसीज इंडिया के अंदर, ज़्यादातर महाराष्ट्र, मुंबई के एरिया में आपको पारसीज देखने को मिलेंगे। बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी है, बट काफ़ी वेल टू डू जो है ये कम्युनिटी मानी जाती है। तो इनका जो रिलीजन है उसको कहते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म, क्योंकि इस रिलीजन के जो फाउंडर थे वो थे, उनका नाम था ज़ोरास्ट्र।
ठीक है। और जोरास्ट्रियनिज्म की बात करें तो इनकी जो सेक्रेड बुक है, जो इंपॉर्टेंट बुक है, जो होली बुक है, वो है ज़ेंड एवेस्टा। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये बात याद रखेंगे। तो 1 का हो गया 4, एक वही दिख रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर टेम्पल्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैनिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स होते हैं, रणकपुर जैन टेम्पल है, दिलवारा जैन टेम्पल है, बुद्धिज्म के अंदर मोनेस्ट्रीज होती हैं, हिंदुइज्म में खूब सारे मंदिर होते हैं। तो जोरास्ट्रियनिज्म जो होता है ना, उसके अंदर जो उनके मंदिर होते हैं उनको कहते हैं फायर टेम्पल्स। क्या कहते हैं दोस्त? फायर टेम्पल्स। तो याद रखना है। विच सिख गुरु वॉज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ। तो इसमें कंफ्यूज मत करना कि आप फाउंडर ऑफ सिखिज्म लगाया हो। तो फाउंडर ऑफ सिखिज्म जो थे वो थे गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1466 तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, 1466 में इनका जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है गुरु अर्जन देव जी। तो इन सभी सिख गुरु के बारे में मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस किया था, ये शॉर्ट में बता देता हूं। तो गुरु अर्जन देव जी जो थे ये 5th सिख गुरु थे। इनसे रिलेटेड क्या बात याद रखनी है आपको? इनसे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आदि ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो इनकी होली बुक है सिखिज्म के अंदर, तो उसको कंपाइल करने का काम तो आदि ग्रंथ कहते हैं। आदि ग्रंथ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आदि ग्रंथ को कंपाइल किन्होंने किया था, तो दैट वाज 5th सिख गुरु, गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी को बहुत ब्रूटली टॉर्चर करके उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर ने मरवा दिया था साल 1605 के अंदर। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी वॉज द वन जिन्होंने की हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल की स्थापना करी थी। गोल्डन टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन पूरी करी है वो गुरु अर्जन देव जी ने करी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गुरु अर्जन देव जी से। खालसा पंथ की क्या बात हुई? सिखों के ऊपर काफी अत्याचार होते थे उस वक्त, और सिखों को एक फाइटिंग कम्युनिटी में, आज की डेट में हम सिखिज्म को रिलेट कर पाते हैं ब्रेवरी से। ठीक है, तो ये जो बहादुर जो बने हैं सिख, जो जिस तरीके से उनको एक फाइटिंग कम्युनिटी में बदला गया, तो वो किया था 10th सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो ये 10th सिख गुरु थे और इस फाइटिंग कम्युनिटी को नाम दिया खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी साल 1699 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। चलिए, Who was the 23rd तीर्थंकर इन जैनिज्म? देखिए, जैनिज्म के अंदर ना टोटल 24 प्रीचर्स, 24 टीचर्स माने जाते हैं। कितने? 24। और इनको कहते हैं 24 तीर्थंकर, जिसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और फेमस जो हुए वो है 24th तीर्थंकर, जिनका नाम था वर्धमान महावीर, जिनकी स्टोरी काफी लगभग मिलती जुलती है गौतम बुद्ध के साथ। ठीक है, जिस तरीके से गौतम बुद्ध एक राजघराने में पैदा हुए, सेम तरीके से महावीर का जन्म भी एक राज्य परिवार के अंदर हुआ। उनको भी सच्चाई की तलाश में घर छोड़ के निकलना पड़ा। 30 वर्ष की आयु में वो घर से निकले और उनको 12 साल की खूब मेहनत करने के बाद, मेडिटेशन के बाद 42 साल की उम्र के जब वो हो गए, तो उन्हें जंबिका ग्राम नाम की जगह जो बिहार के अंदर है, वहां पे उनको कैवल्य यानी सुप्रीम नॉलेज यानी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने अहिंसा और जो मेडिटेशन का ज्ञान है उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। तो इस तरीके से जैन धर्म जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो इसी तरीके से टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं, उनमें से 23rd तीर्थंकर का नाम पूछ रहा है। अब आप कहेंगे कि यार हमें तो 24 तीर्थंकर थोड़ी नाम याद रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, आपको सबसे पहले याद रखने हैं जिनका नाम था ऋषभ देव, ये 1st तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके अलावा महावीर जो थे ये 24th तीर्थंकर थे। 3 याद रखने हैं बस। गौतम बुद्ध इज नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म, ही फाउंडेड हिज ओन रिलीजन नोन एज बुद्धिज्म। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्श्वनाथ। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखने हैं। 1st इज ऋषभनाथ, 23rd इज पार्श्वनाथ एंड 24th इज वर्धमान महावीरा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द रामायण वॉज रिटन बाय, देखिए 2 इंपॉर्टेंट महाकाव्य हैं हिंदू रिलीजन के अंदर, एक रामायण, एक महाभारत। रामायण जो है ये ओल्डेस्ट एपिक मानी जाती है, महाभारत सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी एपिक मानी जाती है। रामायण को लिखा था ऋषि वाल्मीकि जी ने और वेद व्यास जी ने लिखा था महाभारत। क्लियर, तो ये 2 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। वाल्मीकि इज रामायण, ऋषि वेद व्यास इज रिलेटेड टू महाभारत।
सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोडा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कह रहा है एक मंदिर है जिसका नाम है सन टेम्पल, उसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ये देखिए आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा अगर आपको ये फोटो दिख रही है तो। ये काफी फेमस टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पूछा जा रहा है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये कोणार्क का सन टेम्पल है जो कि ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। इसे ब्लैक पगोड़ा इसीलिए भी नाम रखा गया क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जब कई सारे फॉरेन सेलर्स आते थे तो उनको दूर से बड़ा सा ब्लैक कलर का दिखता था, तब से इसका नाम ब्लैक पगोड़ा फेमस हुआ। ठीक है, काफी प्राचीन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट और आर्किटेक्चरली काफी एडवांस्ड ये मंदिर है जिसको हम कहते हैं सन टेम्पल, जो कोणार्क में है उड़ीसा के अंदर। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बेथलेहेम इज द बर्थ प्लेस ऑफ, अब बात हो रही है क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी की एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछ ले पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलो करा जाने वाला रिलीजन कौन सा है, तो योर आंसर विल बी क्रिश्चियनिटी। क्या आंसर होगा? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे उनका नाम था जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेथलेहेम में। बेथलेहेम कहां पे है आज? जेरूशलेम के अंदर। जेरूशलेम कहां की राजधानी है? तो ये इजराइल की राजधानी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड जो चीज आपको याद रखनी है मैंने आपको बता दी। इनका बर्थडे जो होता है वो 25 दिसंबर को होता है, जिस दिन हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, काफी फेमस त्योहार है। और क्रिश्चियनिटी से सबसे इंपॉर्टेंट साइन जो रिलेट होता है वो होता है ऐसे वाला क्रॉस का, है ना। मैं अगर गलत बनाऊं तो माफ कीजिएगा, बट ये क्रॉस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही जीसस क्राइस्ट ने जो है इनको क्रूसीफाई किया गया था, यानी इनको टॉर्चर किया गया था। रोमन एम्पायर ने इनको इस क्रॉस के ऊपर टांगा था, और ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के ऊपर जब ये टॉर्चर हो रहा था तो वो दुनिया के दुख दर्द अपने साथ लेकर के चले गए। इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए गुड फ्राइडे नाम का त्योहार क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियन रिलीजन में बनाया जाता है। क्लियर? तो इनका जन्म हुआ बेथलेहेम, जेरूशलेम, इजराइल के अंदर। और यही क्वेश्चन आ गया कि डैश इज ऑब्जर्व्ड to commemorate the crucifixion of Jesus Christ. I have already told what crucifixion means. तो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफिक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए गुड फ्राइडे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज ऑफ सितंबर 2025? पूछ रहा है आर्मी स्टाफ के फिलहाल चीफ कौन है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं जो आपका पेपर आएगा उसमें आंसर जो है जो अब मैं बताऊंगा वही आंसर बनेगा। टोटल इंडिया के अंदर जो अगर हम अपनी फोर्सेस को देखें, आर्म्ड फोर्सेस को देखें, जो सबसे सुप्रीम फोर्सेस हैं उसके अंदर 3 हिस्से आपको मिलेंगे, एक इंडियन आर्मी, एक इंडियन नेवी, एक इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ इंडियन आर्मी की बात हो रही है, तो आर्मी के जो चीफ है उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो यहां से मैं आपको बताता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब जो आर्मी के जो चीफ है, तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले चीफ कौन थे। फर्स्ट भी तो पूछेगा, अगर आपसे अभी के पूछ रहे हैं तो फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी जो थे उनका नाम है जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा। ठीक है, यहां एक आर आना चाहिए, तो मैं इसको रब करने की कोशिश करता हूं। आई होप की स्पेलिंग ठीक है। हाँ, करियप्पा। ठीक है, और अभी जो करंट में है यानी इनकम्बेंट जो है, करंट जो सवाल पूछा गया है उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा है अपने कोर्स में। द्विवेदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उसके अंदर मैंने आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बताए थे, जो सीडीएस की जो पोजीशन है जो साल 2019 से शुरू करी गई थी, और सबसे पहले सीडीएस बने थे बिपिन रावत जी, अभी है अनिल चौहान।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Who out of the following options had served as the first Indian commander in chief of the Indian Army? I have already told you, पूछा जा रहा है कि पहले कमांडर इन चीफ यानी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब सेम ही है, आर्मी के सबसे पहले चीफ कौन थे? यूं तो कोई अंग्रेज रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि अंग्रेजों ने ही इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना करी थी, बट एग्जाम रिलेवेंस के हिसाब से देखें तो हमें इंडियन का नाम याद रखना है कि कौन से इंडियन कौन से थे। तो ये थे जनरल KM करियप्पा जी। अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है वो है ये, वो क्या है कि वो डेट है 15 जनवरी 1949। अब आप कहेंगे इस दिन क्या हुआ था? तो जनरल KM करियप्पा ने, एक अंग्रेज अफसर था उस टाइम पे जो पोस्ट पे बैठा था, जिसका नाम था फ्रांसिस बूचर। क्या नाम था? फ्रांसिस बूचर। जनरल फ्रांसिस बूचर जो था वो जनरल था उस वक्त आर्मी का, और जब तक देश आजाद हो चुका था और आजाद होने के बाद में उनका टेन्योर खत्म हुआ फ्रांसिस बूचर का, और फिर एक इंडियन ने कमांड अपने हाथ में ली। किसने ली? एक इंडियन ने कमांड अपने हाथ में ली, और ये इंडियन थे जनरल KM करियप्पा, और ये डेट थी 15 जनवरी की। और 15 जनवरी इसी वजह से हम आज के दिन पे आर्मी डे के रूप में से ऑब्जर्व करते हैं। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, तो ये बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछा जा रहा है। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो मैंने आपको भी बताया जनरल KM करियप्पा। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पूछ रहे हैं फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो मैं यहां लिख देता हूं CDS। तो फर्स्ट जो थे, इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। क्या नाम था? बिपिन रावत। तो साथ में करंट भी याद रख लीजिए, करंट हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। तीनों आर्म्ड फोर्सेस की कमांड जो है एक तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथ में होती है, यानी कि सबसे सुप्रीम पोजीशन है जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमने कर लिया, बिपिन रावत जी। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी यहां पे एयर फोर्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट चीफ जो थे वो थे सुब्रतो मुखर्जी। ये नाम यहीं से याद रख लीजिए। और अगर एयर फोर्स की बात करें, यहां मैं लिख देता हूं एयर फोर्स, इसमें जो करंट चीफ ऑफ एयर फोर्स है, करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी पूछा जा सकता है, तो उनका क्या नाम है? तो वो है आपके एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये अभी करंट में है, यानी एज ऑफ टुडे अमरप्रीत सिंह। अब नेवल के बारे में भी पूछा होगा। नेवी यानी नेवल यानी नेवी स्टाफ, जो नेवी है, इंडियन नेवी है, उनके पहले चीफ थे RD कटारी, और अभी करंट में है दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। कुल मिला के टोटल कितने नाम हो गए? 8 नाम हो गए। रिवाइज करो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, अभी कौन है? जनरल अनिल चौहान। आर्मी पे आइए, आर्मी के फर्स्ट चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा, अभी कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी के हो गया, तो एयरफोर्स की बात करते हैं कि भाई चीफ ऑफ एयर स्टाफ सबसे पहले थे सुब्रतो मुखर्जी, अभी कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेवी की बात करें, अभी तक 6 नाम बता दिए। नेवी की बात करें, नेवी में सबसे पहले जो चीफ थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो थे, वो थे एडमिरल RD कटारी, और आज की डेट में जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये नाम आपको याद रखने हैं। Who is the lowest ranked आर्मी ऑफिसर among these? देखिए, आर्मी ऑफिसर सबसे लोएस्ट रैंक के कौन से होते हैं? जब आप कमीशन होते हैं एज एन ऑफिसर तो सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट लगते हैं, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट। ऐसे ही रैंक्स ऊपर जाती है, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, और फाइनली फील्ड मार्शल, विच इज एन ऑनररी पोजीशन, जो अभी तक सिर्फ 2 लोगों को दी गई है। ये मैंने लेक्चर में बताया, कुछ लेक्चर से भी पढ़िए जाके। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैंने यहाँ टेबल लगा दिया है तीनों का। दिस इज फॉर आर्मी, ठीक है, दिस इज नेवी एंड दिस इज एयरफोर्स। तो ये सारी रैंक्स है।
जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए भाई, पेपर में यहां से सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। तो ये सारी रैंक्स हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। आगे बढ़ते हैं, मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। सेवा परमो धर्मा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, ये मोटो है इंडियन आर्मी का, ये मोटो है इंडियन आर्मी का। नभ स्पर्शम दीप्तम, ये मोटो है इंडियन एयरफोर्स का। टच द स्काई विद ग्लोरी, एयरफोर्स का। शाम नो वरुणा, ये जो है ये स्लोगन, ये मोटो है इंडियन नेवी का। ठीक है, तो ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस के मोटोज आपको याद होने चाहिए। एयरफोर्स का पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, विच डे सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स डे। देखिए 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि तब अंग्रेजों का राज था इसलिए इसके नाम के आगे रॉयल लगा हुआ था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1950 में आकर के रॉयल वर्ड को रिमूव कर दिया था और इसका नाम रह गया इंडियन एयरफोर्स। इसी दिन को याद करने के लिए 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज इंडियन एयरफोर्स डे। क्लियर? नेम द कंट्रीज विच लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द रेड क्लिफ लाइन। पूछ रहा है, रेड क्लिफ लाइन है, उसके दोनों तरफ कौन सी कंट्रीज होती है, हमें पता होना चाहिए। देखिए रेड क्लिफ लाइन, डूरन लाइन, मैकमहन लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये 5 ऐसे बॉर्डर्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। क्लियर? तो ये याद रखने हैं आपको। मैं आपको बता देता हूं, रेड क्लिफ लाइन के बीच में इंडिया और पाकिस्तान है। एक ब्रिटिश अफसर था सर सिरिल रेडक्लिफ, उसने क्या करा, जब देश का बंटवारा हुआ तो उसने पाकिस्तान जब बनने वाला था तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लकीर खींची, जो बॉर्डर खींची, वो रेडक्लिफ ने खींची थी, इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा। यहां मैंने आपके सामने सारे बॉर्डर लगाए हुए हैं। सबसे पहले है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए जो डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर के अंदर, अगर हम देखें तो एक एरिया ऐसा है जिसपे पाकिस्तान इलीगली उसको ऑक्यूपाई करके बैठा है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो उस एरिया में और जो इंडिया वाला हमारा जो एरिया है उसके बीच में जो लकीर जा रही है, जो लाइन जा रही है, जो बॉर्डर जा रहा है, उसको हम कहते हैं LOC, जहां पे कि कारगिल का युद्ध भी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल वो वाली होगी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वही कश्मीर के अंदर लद्दाख का कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पे चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा है, उसे कहते हैं एक्साई चीन। तो उस वाले एरिया को इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो उस वाले एरिया को जो इंडिया और चाइना के बीच में लगता है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर बात कर लेते हैं डूरन लाइन की। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर को डूरन लाइन कहते हैं, क्योंकि ये डूरन ने लाइन बनाई थी। तो लोगों के नाम है, रेडक्लिफ जैसे रेडक्लिफ का नाम है सिरिल रेडक्लिफ, मैकमोहन किसी बंदे का नाम होगा जिसने लाइन बनाई होगी। तो रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच का पूरा बॉर्डर है। ये वाला जो बॉर्डर है वो सिर्फ कश्मीर के अंदर वाला है, ये वाला जो बॉर्डर है ये पूरा गुजरात हो गया, आपका पंजाब आ गया, इसके अंदर आपका जम्मू कश्मीर आ गया, राजस्थान आ गया, जितना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है वो सारा बॉर्डर जो बनाया वो रेडक्लिफ ने बनाया। और ये है रेडक्लिफ लाइन, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन, जितना भी इंटरनेशनल बाउंड्री हमारा चाइना के साथ लगता है तो उस लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। क्लियर? बस ये 5 लाइंस आपको, 5 बॉर्डर्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहां से सवाल बन सकता है। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। इंडिया की बात करें तो टोटल 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें सबसे ज्यादा एरिया बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे कम एरिया अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे शॉर्ट एरिया पड़ता है। फिर भी मैंने आपके लिए सामने इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने लगा दिया है। ये है इंडिया का बॉर्डर, ये है 7 नेबरिंग कंट्री जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, जिसमें सबसे ज्यादा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है 4097 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ और सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? तो ये टेबल आपके सामने है और इधर वो फोर्स लिखी है जो इसको गार्ड करती है। इंडिया में सिर्फ आर्मी थोड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, जैसे BSF है, CRPF है, CISF है, SSB है, ठीक है, ITBP है।
तो आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो चाइना के साथ में बॉर्डर को हमारे सिक्योर रखती है, बीएसएफ जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को सिक्योर रखती है, सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल के साथ सिक्योर रखती है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बारे में हमने अच्छे से लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और मैं आप लोगों के लिए ये बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज आए कि भाई अगर इतना अच्छा हम यहां पे रिवाइज कर रहे हैं तो लेक्चर्स में तो हमने बहुत जान डाल के आपको पढ़ाया है, तो जरूर करके उस कोर्स को आप आज खरीदें। ठीक है, जितना जल्दी लोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोर्स सिर्फ एक बार आप यूज कर सकते हैं, अगले साल भी जो बच्चे एस्पिरेंट्स होंगे वो भी इस क्रैश कोर्स को पढ़ के कंप्लीट अपना सिलेबस कर पाएंगे। तो ये कोर्स हमेशा अवेलेबल रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत रीजनेबल दाम है, आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, सबसे रीजनेबल कोर्स हम आपको दे रहे हैं और सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको, इस बात की गारंटी है। डैश इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ ब्रिगेडियर ऑफ इंडियन आर्मी इन द इंडियन एयर फोर्स। अब पता क्या पूछ रहा है, अब वो कह रहा है इंडियन आर्मी में एक रैंक है ब्रिगेडियर, तो ब्रिगेडियर तक की जो रैंक है वो इंडियन एयर फोर्स में किसके इक्विवेलेंट, किसके इक्वल होगी। तो अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया उसके अंदर आप फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये रे ब्रिगेडियर, और इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो इसमें एयर कोमोडोर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और नेवी में कोमोडोर। ठीक है, ये तीनों एक रैंक पे लाई करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एयर कोमोडोर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने अपने असाइनमेंट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर सुन के मजा आया होगा। उस वीडियो को जरूर देख लेना जिसका मैंने जिक्र क्लास की स्टार्टिंग में किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको क्रैश कोर्स के बारे में भी पता लग जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नए असाइनमेंट के साथ यूट्यूब पे, जब मैं आपको आगे की क्लास बताऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।